हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इससे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इस पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है हमें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। ब्रिटिश काल के दौरान अधिकांश गांवों में, भारतीय गांवों में भट्टियां अनुपयोगी हो गई और इसका कारण था औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए नए वन कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के तहत भारतीय इस्पात और लौह धातु विज्ञान के गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कारण देंगे। जो वो था ना, इस्पात वगैरह के जो कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ थी, तो उसमें गिरावट आई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, दोनों सही हैं यहाँ पर। अंग्रेजों द्वारा नवाबों और राजाओं की हार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात हुआ और नए वन कानूनों ने लोगों को लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आरक्षित वनों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया। तो दोनों रीजन यहाँ पर सही हैं, मतलब दोनों कारण। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहा और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब देखो, क्योंकि अंग्रेज ने जीत लिया इस क्षेत्र को, तो यहाँ पर जो बिजनेस था ना तलवार और हथियार बनाने का, तो वो एक तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि अंग्रेज जो है ना अपने देश के तरक्की में लग गए। इंग्लैंड से ही आयात होने लगा लोहे और इस्पात का। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था, जिससे मतलब लोहा इससे जो वो बनता था ना, लोहा जो बनता था वो जो एक तरह से वो था काम, वो खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। रीज़न क्या था इसका? औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तो लकड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती थी लोगों को। तो वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे। अब ऐसा वो कर तो लेते थे, लेकिन कब तक चलता? थोड़ा बहुत तो कर ले कोई, लेकिन बड़े लेवल पर तो नहीं किया जा सकता। परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे, तो इसलिए बहुत से कारीगर ये पैसा छोड़कर, सॉरी पैसा लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक, ये अपने आप हो जाती है। मैं तो सही लिखती हूँ, ये बाद में पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है अपने आप ही गूगल से। तो ये पेशा जो छोड़कर आजीविका के दूसरे साधन ये ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बाहरी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर रही थी। अब देखो, जितनी भाई उनकी लागत लग रही ना, उतना उनको मिल नहीं रहा है ना। आउटपुट भी तो उतना आना चाहिए, अब वो इनपुट तो ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है, तो ऐसे में उनको लॉस हो गया और फिर वो उनको भाई जो उनकी इनकम थी ना वो डाउन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है, सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, पहला गलत है यहाँ पर, दूसरा सही है। यूरोपीय और अमेरिकी वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। तो ये यूरोपीय और अमेरिकी वस्त्र नहीं थे, ये कहीं और के वस्त्र थे, ये आप आगे देखेंगे। ब्रिटेन में सामग्री आयात करते समय लगाए गए बहुत अधिक शुल्क के कारण भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। तो अब ये जो डेवलप हो रहा था ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग, तो यहाँ का जो है एक तरह से गिर रहा था। तो भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। तो ये यूरोप और अमेरिका के बाजारों की बात हो रही है। देखो, अभी ये स्टेटमेंट अलग है जो हमारी क्वेश्चन में दी गई थी। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था, थोप दिया था जबरदस्ती। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी दूसरी वाली, ये सही है। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। देखो, जो कंपटीशन था ना, प्रतिस्पर्धा की जो बात हो रही थी वो इंग्लैंड से हो रही थी, मतलब इंग्लैंड से हो रही थी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो वो यूरोपीय अमेरिका के कपड़ों से नहीं हो रही थी। तो इंग्लैंड में जो बने सूती कपड़े थे ना, उनके आगे भारतीय कपड़े की वैल्यू कम हो गई। तो अफ्रीका और अमेरिका यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर हो गई है और ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सूती कपड़े आ जाएगा यहाँ पर है सूती कपड़े, ये ऑप्शन सही नहीं हो पाया।
मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन में मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।